औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की। अगर आपकी प्रिपरेशन अब तक नहीं है, आपने अब तक बुक्स को उठाकर नहीं देखा, केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर ये वीडियो लेक्चर आप इत्मीनान से देख लेते हैं, कंप्लीट देख लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप 85 में से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं और उनके आंसर्स और पेज नंबर्स भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बुक भी मेरे पास यहाँ पर साथ में मौजूद और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने सामने बुक ओपन रखिएगा, ताकि जो पेज नंबर्स मैं आप लोगों को बताऊं तो डायरेक्टली आप लोग उन पेज नंबर्स पर देख सकें। एमसीक्यूज के लिए बिल्कुल वैसे ही करेंगे बेटा हम, जैसे हमारा पैटर्न रहा है। पेपर से एक दिन पहले इंशाल्लाह एमसीक्यूज की ऑनलाइन क्लास होगी इसी यूट्यूब चैनल पर। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा और वहीं से हम अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेंगे। आज हम सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी हमारे पास टोटल बेटा 9 क्वेश्चन हमने करने होते हैं, जिसमें से 4 हम सेलेक्ट करते हैं इनऑर्गेनिक में, जिसको आप जनरल केमिस्ट्री कह रहे हैं, और 5 हम सेलेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इस साल के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज अ फ्लेम टेस्ट, व्हाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स गिव कलर्ड फ्लेम, मेंशन द कलर ऑफ द फ्लेम इन ऑफ एनी टू ऑफ द अल्कली मेटल। इसका जवाब मिलेगा बेटा टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 13 पर। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट बुक मौजूद है। अगर हम टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 13 की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास फ्लेम टेस्ट का आंसर मौजूद होगा। ये पहले ही चैप्टर में आपके पास मौजूद है। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो यहाँ पर बात की गई है स्टूडेंट्स, इसमें हम कहते हैं सर अल्कली मेटल आपके पास जो है, अब यहाँ पर हम आते हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 13 पर। ये पेज नंबर 13 है, यहाँ पर आपके पास इसका आंसर मौजूद है। तो आप कहते हैं सर फ्लेम टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल based on their characteristics. When alkali metal or its compound burn in flame, the electron in the lower energy jump to high energy. वहां सवाल पूछा गया था कलर क्यों नजर आता है, तो आप जवाब देते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन जंप करता है लो से हाई में, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक कलर आपको फोटोन की फॉर्म में एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे 1A के मेंबर आपके पास आते हैं। फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनियम, बैरियम, फिर 2A के मेंबर आते हैं। देखो 1A के मेंबर्स को हम नाम देते हैं अल्कली मेटल और 2A के मेंबर्स को हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये आपको दो दो एग्जांपल्स यहाँ से मेंशन करनी थी। फिर सवाल है डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और कास्टिक सोडा। स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 15 पर। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड पर आते हैं तो यहाँ पर आपके पास बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज से आप शुरू करेंगे, यानी आप यहाँ पर 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे इसकी। फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में आप 2 केमिकल प्रॉपर्टी लिख देंगे इसकी और यूजेस लिखेंगे, चूंकि कलेक्टिवली केमिस्ट्री आपको एक्सप्लेन करनी है। फिर आगे आते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर आपको मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर में आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, साइंटिस्ट का नाम मेंशन करते हैं, इसकी प्रिपरेशन लिखते हैं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह बेटा इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई एक रिएक्शन और इसके यूजेस, यानी मैं साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ कितना आपको सॉल्व करना है, यानी आपने बस अब इसको फॉलो करते हुए जाना है और इंशाल्लाह आपका ये पेपर बहुत अच्छा होने जा रहा है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द जनरल ग्रुप ट्रेंड। अब आपके पास एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके ग्रुप ट्रेंड आपको डिस्कस करने हैं। पेज नंबर 3 पर स्टूडेंट्स ये हमारे पास मौजूद है। हम पेज नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किताब आप सब लोगों ने अपने सामने रखी हुई है ताकि आपको भी आसानी हो। ये इस तरह से बेटा ग्रुप ट्रेंड लिखे हुए एटॉमिक रेडियस का। फिर आपको ये मेंशन करना होगा 1A और 2A में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 3A में क्या होगा, 4A और 8A में क्या होगा। अच्छा, अगर ग्रुप ट्रेंड को समझने के लिए आपको वीडियो देखनी है तो आपके पास जो यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर अगर आप लिखेंगे, यूट्यूब चैनल पर सर्च करने का तरीका होगा कि यूट्यूब का जो सर्च बॉक्स है उस पर आप लिखें साकिब कुरैशी, आगे लिखें ग्रुप ट्रेंड, तो आपके पास एक डिटेल वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो को एक बार देख लेना ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। मैं पूरी प्रिपरेशन आपको करवाने जा रहा हूँ यहाँ पर, हर चीज़ का आंसर यहाँ बता रहा हूँ, वरना मैं वीडियो का लिंक दूंगा आप लोगों को, ताकि जीरो से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो इस गैप में आपकी प्रिपरेशन मैक्सिमम हो जाए। रिटर्न में मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि अगर उनकी भी प्रिपरेशन नहीं है तो सेकेंड एक एग्जाम वो बहुत अच्छे से दे सके। साइंटिफिक रीजन है सल्फ्यूरिक एसिड बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपने कहा सर सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरीली ड्यू टू द सल्फर एटम
बीइंग इट्स इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो +6 में मौजूद है। अब वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए सल्फर विल टेंड्स टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन thus causing other substance to lose electron। ये सामने वाले से इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो सल्फर बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रहे कि जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो सामने वाले को रिड्यूस करता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। अगला सवाल है गैलियम हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई देन एल्यूमिनियम, जबकि गैलियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से, तो क्यों स्मॉल रेडियस है? आप कहते हैं सर गैलियम स्मॉलर एटॉमिक रेडियस कंपेयर टू एल्यूमिनियम स्टेम्स फ्रॉम द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इट्स 3D इलेक्ट्रॉन। यानी जब आप एल्यूमिनियम पे आते हैं तो आपने 2p तक फिल किया हुआ होता है, आप नंबर 13 तक जा रहे हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप कहते हैं सर आपके पास यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट है 3D इलेक्ट्रॉन का। सो गैलियम टेंस has 10d electron. These d electron are less effective at shielding outer 4s and 4p electron from the nucleus having a positive charge, thus result in higher effective nuclear charge, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज की बढ़ने की वजह से एटम सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, सिकुड़ने की वजह से हम कहते हैं कि सर उसका एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा एल्यूमिनियम के मुकाबले में। एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। एसिडिटी क्यों बढ़ती है? द इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड डाउन द ग्रुप इज प्राइमरली ड्यू टू डिक्रीजिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर ये जुमला नहीं लिखेंगे जो बोल्ड किया है हमने यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक रीजन में। तो आप कहते हैं सर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है इसका मतलब इट विल बिकम इजी टू डोनेट अ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन को डोनेट करना आसान हो गया। जब प्रोटॉन को डोनेट करना आसान हो गया तो इसका मतलब है कि सर हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो इजीली लूज हो रहे होंगे। जब वो इजीली लूज होंगे तभी तो हमने कहा कि उनकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, क्योंकि एसिडिक ज्यादा वो होगा जो ज्यादा से ज्यादा लूज कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जिंक इज लीस्ट इन 3D सीरीज। जिंक एटॉमिक नंबर 30 है। जब वो 30 है तो इसका मतलब है कि उसके पास उसका आउटर मोस्ट जो शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। जब बेटा कंप्लीटली फिल्ड है तो आप कहते हैं कि सर अब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद नहीं है, इसीलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम है। पेपर में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जिंक के कंपाउंड कलर्ड नहीं होते हैं, बाकी कंपाउंड तो कलर्ड होते हैं। उसका जवाब भी यही देंगे बेटा आपके, जिंक के कंपाउंड कलर्ड इसलिए नहीं है व्हाइट कलर में क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। अगला सवाल है एक्सप्लेन दैट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड एज पर द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पेज नंबर 41 पर हम इस सवाल की तरफ जाते हैं। यह आपकी टेक्स्ट बुक है जो इस वक्त मेरे सिस्टम पर ओपन है और मैं इसमें से आपको समझा रहा हूं। पेज नंबर 41 पर जब मैं आता हूं तो यहां पर स्टूडेंट्स मुझे मिलता है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। हम कहते हैं सर व्हेन अ ट्रांजिशन मेटल कैटाइन इंटरैक्ट विद लिगैंड इट्स 5 degenerative d orbitals split into two sets, जिनको आप नाम देंगे लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल। The energy difference between the low and high energy level orbital is commonly known as the crystal field splitting. When a visible light fall on sample of a transition metal, इलेक्ट्रॉन लो से कहा जाएगा हाई में और वो वापस आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऊपर जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर वापस नीचे आएगा, इसका मतलब एनर्जी उसने लूज कर दी। जब वो वापस नीचे आया तो कोई ना कोई कलर देगा आपको। इसी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड कलर्ड मिले थे और थ्योरी को आपने नाम दिया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। ये देखिएगा यहाँ पर आपके पास बेटा जो कलर्ड मौजूद हैं, ये कलर्ड आपके पास मल्टीपल कलर्ड मौजूद है, कोबाल्ट, आयरन, वेनेडियम, क्रोमियम, कॉपर, टाइटेनियम, मैंगनीज। इनके डिफरेंट कलर कंपाउंड्स आपके ऊपर नजर आ रहे हैं। फिर यहाँ पर देखो वो बात आ रही है जिंक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आयंस आर जनरली कलरलेस, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। फिर आता है बेटा हमारे पास सवाल IUPAC नोमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। यूट्यूब के सर्च बॉक्स पे लिखिए साकिब कुरैशी IUPAC इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपके पास एक वीडियो आएगी। उस वीडियो में मैंने एनाइन, कैटाइन और न्यूट्रल इन सबको डिटेल में समझाया हुआ। यानी आपने अब करना ये है कि वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद नोट कर लेना है मुझे कौन कौन से सवाल की सर की वीडियो देखनी है। आप इस वीडियो पे जाएंगे, आपको कोई भी कंपाउंड वो दे दे, आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, किसी भी सवाल में मुश्किल नहीं होगी। देखो मैंने यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिखा, भाई कोई भी आ सकता है पेपर में, कोई भी आ जाएगा, आप उसको सॉल्व कर देंगे। अगला सवाल है व्हाट इज अ डायगोनल बिहेवियर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। पेज नंबर 28 पर
डायगोनल बिहेवियर किताब में मौजूद है, मैं आपको बता देता हूं कि कितना आपने याद करना है उस डायगोनल बिहेवियर में से। ये है जी स्टूडेंट्स डायगोनल बिहेवियर का क्वेश्चन। सो डायगोनल बिहेवियर किसको हम कह रहे हैं सर? ये जो क्रॉस बिहेवियर आपके पास बन रहा है इसको हम डायगोनल का नाम दे रहे हैं। तो लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से और बोरॉन का सिलिकॉन से। एग्जाम्पल अगर आप देते हैं तो ये लिथियम और मैग्नीशियम की एग्जाम्पल भी बेटा मिल जाएगी यहाँ पर आपको, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की एग्जाम्पल भी है और बोरॉन और सिलिकॉन की एग्जाम्पल भी है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ से आप लिख सकते हैं। फिर सवाल है आपके पास, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट। पेज नंबर 258 पर अब मैं आपको लेकर जाता हूं, इसका आंसर मौजूद है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। इन सवालों की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट किए जा रहे होते हैं। ये है बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट में सवाल हमारा, और ये आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस है। यहाँ से सवाल स्टार्ट हो रहा है। द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर सच एज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, वाटर। इनको आप नाम देते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का। और ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ से आपके पास मौजूद है। इट इज बेसिकली इन्वॉल्विंग ग्लोबल वार्मिंग। ये शॉर्ट नोट आपको यहाँ पर लिखना है बेटा। और अगला सवाल है, डिस्क्राइब हाउ 99.99% प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉपर मेट। आंसर मिल रहा है पेज नंबर 53 पर। अगर मैं आपको पेज 53 की तरफ मूव करता हूं, बुक में साथ साथ मार्किंग करते रहना। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों के पास मौजूद है, स्क्रीन पर भी स्टार्ट में दिखाया गया था। फौरन मैसेज करें, मैं दिन इन दिन आपको रिस्पॉन्स करूंगा। एग्जाम में हमें प्रॉपर काम करना है, ये रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करनी है, आपको लास्ट स्टेज लिखना है, डायग्राम जरूर बनानी है बच्चों, ये डायग्राम भी साथ में बनेगी, रिफाइनिंग ऑफ द ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, ये वाला जवाब यहां से लिख लेंगे आप लोग। अच्छा, ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक पोर्शन शॉर्ट में। अब आते हैं ऑर्गेनिक पर। डेफिनेशन ऑफ बकी बॉल, स्ट्रक्चर डायग्राम नहीं बतानी, दो प्रॉपर्टीज यूजेस बताने। पेज नंबर 69 की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं जहां पर बकी बॉल का जवाब मिलेगा हमें। ठीक है सर, हम मूव करते हैं पेज नंबर 69 पर, यहां आ जाते हैं। ये बकी बॉल का इंट्रोडक्शन यहां से आप देंगे। फिर इसके बाद बेटा इसी में आपके पास यूजेस हैं कि आप इसको नैनो टेक्नोलॉजी में, नैनो स्केल सेंसर में यूज करते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज करते हैं, और हाई स्टोरेज बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और आप डायग्राम्स में अच्छे हैं तो तब आप डायग्राम बना सकते हैं इसकी। Define the chiral carbon and plane polarized light. Explain the optical isomerism with example. पेज नंबर 119 की तरफ जाना पड़ेगा हमें, और पेज नंबर 119 पर इस सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं। अभी दूर है 119, ये आ गया जी 119। सो सबसे पहले यहां पर बेटा कायरल एक्सप्लेन हुआ है। अ कायरल सेंटर इज फॉर्म इन अ मॉलिक्यूल व्हेन कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर डिफरेंट, यानी अब यहां पर देखो ये कार्बन है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ NH2 है, एक तरफ COOH, एक तरफ H है, चारों डिफरेंट है। फिर यहाँ भी चारों डिफरेंट है, तो आप कहेंगे सर ये कायरल कार्बन है। फिर उसने ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की थी आपने, यहां से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर की बात की थी विद एग्जांपल, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर द टू ऑप्टिकल आइसोमर आर द मिरर इमेजेस, जिनको आप नाम देते हैं इनेंशियोमर्स का। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पर आप लिख देंगे। ये सवाल यहाँ पर पूछा गया आपसे। फिर इस सवाल है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगेन यूट्यूब वीडियो मौजूद है इसकी, यूट्यूब सर्च बॉक्स पर लिखना है साकिब कुरैशी IUPAC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वीडियो आपके पास सामने ओपन हो जाएगी, यहाँ से आपने जवाब देना है इसका। अब आइए सवाल पर, गिव द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन। यहाँ से मुझे ऑर्गेनिक थोड़ी सी समझानी पड़ेगी आपको, मैं रिएक्शन करके भी थोड़ा सा यहाँ बताऊंगा आपको कि देखो CH4 आपके पास मौजूद है, तो CH4 से मुराद है हमारी मीथेन। मैं इसको अगर बेटा इस तरह ड्रॉ करता हूं कि मीथेन के 4 बॉन्ड थे और चारों तरफ मेरे पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद था, तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन बना लिया। अब ये बात समझने की कोशिश करना कि मीथेन में आप एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन अपना 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन में सिर्फ 4 बॉन्ड है। तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं सर ये यहां से इसको रिमूव किया जाएगा H को, और इसकी जगह पर Cl को ऐड कर दिया जाएगा, तो ये आपके पास एडिशन हो गया। इस स्टेज को आपने नाम दिया सब्स्टिट्यूशन का, और इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप रिएक्ट करेंगे Cl2 को, तो Cl2 को बेटा ब्रेक होना है रेडिकल में, Cl का रेडिकल बनेगा और Cl का रेडिकल बनेगा।
ये Cl और Cl का रेडिकल बनने के लिए आप कहते हैं सर आपको सनलाइट की जरूरत है, यानी H न्यू आप लिखते हैं। आंसर इसका जो आपको मिल जाएगा वो पेज नंबर 105 पर मिल जाएगा। मैं इसका एग्जैक्ट आंसर भी आपको दिखाता हूँ ताकि लिखना क्या है ये भी आपको समझ में आ जाए, और कुछ रिएक्शन में इस तरह से आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ी सी केमिस्ट्री हम इसकी समझें। ये आ जाए जी 105 पर, यहाँ जवाब मिलता है आपको रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि ये रिफ्लेक्ट ना करे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है डिफरेंशिएशन टेस्ट। ये टेस्ट इसी तरह कॉलम बना के लिखने होते हैं, तो मैंने भी कॉलम बना के आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर दिया है टेस्ट को कि सर सबसे पहला जो आपके पास टेस्ट आ रहा है वो टेस्ट है अल्कीन का। ब्रोमीन वाटर करते हैं सर, रेडिश ब्राउन ब्रोमीन है जो वाटर में डीकलराइज हो जाता है। हम यहाँ से किसी फीचर पर चले गए थे शायद इसलिए, ठीक है जी, हम वापस आ गए यहाँ पर। तो ये अल्कीन आपके पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं सर, डीकलराइज हो जाएगा। अल्कोहल में आप कहते हैं सर आप रिएक्ट करेंगे सोडियम मेटल से तो एफरवेसेंस होगी। फिनॉल को आप फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अल्डिहाइड को आप टॉलेंस से रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर मिरर बनेगा। आपने भी इस तरह ही ना बोल्ड लिखना है बेटा एग्जाम में, जिस तरह यहाँ बोल्ड करके बताया गया, क्योंकि इसी तरह से आपको पेपर में लिखना होगा। फिर सवाल है राइट द नेम ऑफ 2 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक्सेप्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चे कहते हैं सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही क्या सिर्फ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है? नहीं, आपके पास मैंने एग्जांपल लिखी है बेटा, फेरोकीन और टेट्राइथाइल लेड, जिसको हम एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। फिर रिएक्शन पूछा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और अमाइन से, तो अब पेज नंबर 207 पर आते हैं। मैं यहाँ पर एक रिएक्शन करके भी आपको दिखाता हूँ कि अगर मेरे पास बेटा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका मतलब है मुझे मिला RMgX और मैंने इसको रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने ऐसा ड्रॉ किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। हम कहते हैं सर ये पूरा का पूरा यहाँ के रिएक्ट करेगा, तो ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये एक बॉन्ड आपके पास ब्रेक हो गया तो कार्बन का अब यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बचा ऑक्सीजन से, ये तो डबल बॉन्ड अपनी जगह पर रहा, एक बॉन्ड ऑक्सीजन को मिला, एक बॉन्ड कार्बन को मिला। जो कार्बन को मिला इस पे R आ गया, जो ऑक्सीजन को मिला इस पे Mgx आ गया। आपने कहा सर आपने सर इस रिएक्शन में वाटर इस्तेमाल किया HOH, अब ये H गया इस O के पास और OH गया यहाँ पर, तो जो आपके पास रिजल्टिंग कंपाउंड बना वो RC डबल बॉन्ड OH बना, जिसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। पेज नंबर 207 की तरफ अब मैं आपको लेके जाता हूं ताकि वहां से मैं आपको ये रिएक्शन भी एग्जैक्टली दिखा दूं जो हमारी किताब में वो हुआ है। पेज नंबर 207 अभी दूर है, पेज 207, ये हम आ गए 27 पर, ये रहा बेटा, ये रिएक्शन हुआ है अल्काइल हैलाइड का कार्बन डाइऑक्साइड से। तो पहले आपके पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, फिर HOH के बाद ये कंपाउंड बन गया आपके पास, तो ये बेसिकली आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन गया था। आइए इसको सबको इरेज कर देते हैं और अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग इस वीडियो को भरपूर समझ रहे हैं, और देखो किसी भी टॉपिक में अभी कुछ ना समझ में आए मुझे जरूर व्हाट्सएप कर देना, मैं उसकी भी वीडियो बनाकर आपके सामने यूट्यूब चैनल पर ले आऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई। राइट डाउन द नेम ऑफ 4 डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उनकी इक्वेशन बतानी है। पेज नंबर 208 पर हमें ये सवाल मिल जाएगा। इस वक्त हम थे 207 पर, यहाँ आ जाते हैं 208 पर। ये बेटा रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पर गिवन है सारे, और ये उनकी रिएक्शन भी लिखे हुए हैं कि किस तरह आप उनको कोई भी एक एक आपको इक्वेशन लिखनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपने डेरिवेटिव में किस तरह डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स आपके पास, व्हाई डज NO2 ग्रुप अटैच टू अ बेंजीन रिंग डायरेक्टली इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू द मेटा पोजीशन। भाई NO2 मेटा पोजीशन पर क्यों लेकर जा रहा है? तो हम कहते हैं सर NO2 बेसिकली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी अब फिर यहाँ पर अगर मैं बेंजीन बनाता हूँ और बेंजीन का स्ट्रक्चर समझाता हूँ आपको, तो हम कहते हैं सर यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके बाद आप पोजीशन बनाते हैं कि सर ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। आने वाला ग्रुप कहां लगेगा ये डिसाइड होगा इस फंक्शनल ग्रुप पर, या तो ये ऑर्थो पैरा पर लेकर जाएगा या ये मेटा पर लेकर जाएगा। NO2 इटसेल्फ क्या है? NO2 आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है बिकॉज इट इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इट डीएक्टिवेट द ऑर्थो एंड पैरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और ऑर्थो पैरा को डीएक्टिवेट कर देता है।
मेटा को एक्टिवेट रखता है। तो मेटा आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच रहती है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है मेटा पोजीशन पर। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं सर कोई ऑर्थोपैरा आपके पास डायरेक्टर है, तो वो क्या करेगा सर, वो मेटा को डीएक्टिवेट कर देगा। तो जब मेटा डीएक्टिवेट हो जाएगी तो आपके पास आने वाली जो पोजीशन होगी वो ऑर्थो या पैरा होगी। इस तरह भी पेपर में सवाल पूछा जा सकता है आपसे। अब शुरू होता है बेटा मामला डिटेल क्वेश्चन का। ठीक है सर, पहला ही सवाल है आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन। यूट्यूब पर मेरा डिटेल्ड लेक्चर मौजूद है, इस पर वो लेक्चर देख लेना है आपने। ट्रोफोस्फेयर और इस पर नोट लिखना है, पेज नंबर 254 आपकी किताब में सब मौजूद है। कहीं भागने की, किसी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहाँ से पढ़ूं, मेरे पास नोट्स नहीं है, कुछ भी नहीं, किताब में हर चीज मौजूद है जिसका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ये हम आते हैं 254 पर, तो ये केमिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्फेयर है। यहाँ से बेटा आपको इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा और तमाम गैसेस भी यहाँ से मिलेंगे आपको। फिर आता है सर सवाल हमारे पास, डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज लिखनी है। पेज नंबर 37 पर आपको डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। मल्टीपल प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक में, उनको आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैटालाइटिक एक्टिविटी है, तो ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। पेज नंबर, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट था, कैटालाइटिक एक्टिविटी है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, एलॉय फॉर्मेशन है, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कंप्लीट द रिएक्शन वाले जो सवाल हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जो मैं बहुत जल्द चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और जो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, इन दोनों पर लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पर, उसको देख लेंगे। अच्छा, इन सब से ना आपके एमसीक्यूज भी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं पेपर में वो भी इन्हीं से रिलेट करते हुए होते हैं। बेंजीन पर एक डिटेल्ड वीडियो है, बेंजीन के हर तरह के रिएक्शन है उसके अंदर, वो कंपाइल की भी मैंने एक वीडियो। उसमें कुछ अनाउंसमेंट्स हैं चूंकि मुख्तलिफ वक्तों में बनी हुई थी, उन अनाउंसमेंट्स को आपने इग्नोर कर देना है, लेकिन जो डिटेल्ड वीडियो आपके पास है उसको जरूर देखना है आपको। यानी यूं समझ लो, अभी अगर इस वीडियो को लेकर बैठे हो ना आप, तो आपके पास में सारा काम जमा हो रहा है, अब इसी को फॉलो करते हुए आपको आगे जाना है। कार्बोहाइड्रेट पे बेटा जो क्वेश्चन मौजूद है पेज नंबर 218 पर, इसका आंसर हमारे पास है। मैं पेज नंबर 218 की तरफ मूव कर रहा हूं अब, और अभी भी बाकी है 218 में। अब हम नीचे निकल गए, दोबारा आते हैं 218 पर। चलिए जी, ये आ गया 218, यहाँ कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है इसकी, और स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिसको आप यहाँ पर इस सवाल में लिखते हैं। और फिर ये जो केमिकल रिएक्शन वाला सवाल है बेटा आपका, रिएक्शंस, ये रिएक्शंस भी आपको एक अलग वीडियो में मिलेंगे, और मैं अपनी कम्युनिटी ग्रुप में आपके साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये डिटेल वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है, और अब आप सब लोगों का काम ये है कि आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की जो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें शेयर करता रहूंगा। ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।